हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज से हम शुरू करने वाले हैं एक्टिव रिकॉल सेशंस। ठीक है, इस चैनल पे आज से एक्टिव रिकॉल सेशंस चलेंगे जिसमें हम सब्जेक्ट वाइज चलेंगे। जैसे आज हम शुरू करेंगे ज्योग्राफी। ज्योग्राफी कहाँ से? एनसीईआरटी से, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर लेंगे, उससे कुछ टॉपिक्स लिखेंगे। ठीक है, उन टॉपिक्स पे करेंगे एक्टिव रिकॉल। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी मेमोरी बहुत शार्प हो जाएगी और प्रीलिम्स में यही चाहिए होता है, आपको खटाखट याद आना चाहिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं एक्टिव रिकॉल सेशंस ऑफ ज्योग्राफी एनसीईआरटी चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, तो चैप्टर फर्स्ट में कुछ ऐसा है नहीं एक्टिव रिकॉल करने के लिए, इसलिए हम शुरू करेंगे चैप्टर सेकंड से, द ओरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ अर्थ। ये चैप्टर 2 है एनसीईआरटी का। ठीक है, क्लास 11th वाली। तो सबसे पहले शुरू करते हैं नेबुलर हाइपोथेसिस से। तो पहला टॉपिक है नेबुलर हाइपोथेसिस। किसने दी थी? ये लाप्लास ने दी थी। अब आपको पता होना चाहिए कि इसमें नेबुलर में नेबुला क्या होता है। ठीक है, नेबुला क्या होता है? क्या कुछ गैसेस कंडेंस होकर कुछ नेबुला जैसा बनाती है। ठीक है, और नेबुलर एक बार पीवाईक्यू में भी आ चुका है। ठीक है, हालांकि वो साइंस एंड टेक का क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ से भी सॉल्व हो सकता है। तो नेबुलर हाइपोथेसिस क्या कहता था, आपको याद आ जाना चाहिए। ठीक है, एकदम से कि ये हाइपोथेसिस कहती क्या थी। नेक्स्ट है बिग बैंग थ्योरी, जो कि किसने दी है? लेमेटर ने। ठीक है, ये थ्योरी क्या बोलती थी कि भाई एक पॉइंट होता है, सिंगुलैरिटी कहते हैं उसमें, जिसमें इनफाइनाइट टेम्परेचर होता है। ठीक है, इनफाइनाइट डेंसिटी होती है और वेरी वेरी लेस वॉल्यूम होती है। वहाँ से हमारी गैलेक्सीज वगैरह निकलती हैं। ठीक है, और ये किसको प्रूफ करता है? एक्सपेंडिंग यूनिवर्स को। ठीक है, यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है, इसको प्रूफ करती है हमारी बिग बैंग थ्योरी। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि एक बलून लो, उस पर एक डॉट मारो और उसको फुला दो। ठीक है, जैसे जैसे वो डॉट बढ़ता रहेगा आगे, वैसे वैसे हमारी यूनिवर्स भी एक्सपैंड हो रही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाते हैं हम, स्टार्स फॉर्मेशन। अब स्टार्स कैसे फॉर्म होते हैं? ठीक है, तो आपको बस याद होना चाहिए कि स्टार्स कैसे फॉर्म हुए हैं। ठीक है, एक्टिव रिकॉल करिए आप। तो ऐसे फॉर्म होते हैं कि कुछ ऐसे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं अलग अलग डेंसिटी के। ठीक है, वो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से एक साथ आ जाते हैं, आपस में आ जाते हैं और कंडेंस हो जाते हैं। ठीक है, अलग अलग डेंसिटी के रूप में, तो ये स्टार्स बनाते हैं। उसके बाद प्लैनेट फॉर्मेशन देख लो। तो इसमें आपने एनसीईआरटी में टर्म्स पढ़ी होगी जिसका नाम है प्लैनेटेसिमल्स। पढ़िए ना, प्लैनेटेसिमल्स। प्लैनेटेसिमल्स बनाते हैं प्लैनेट्स। ठीक है, वही डेंसिटी डिफरेंशिएशन वगैरह की वजह से प्लैनेट्स हमारे फॉर्म होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम सोलर सिस्टम में। तो सोलर सिस्टम में क्या पढ़ना है हमको पढ़ना है दो तरह के प्लैनेट्स। कौन कौन से? एक पढ़ने हैं जोविन प्लैनेट्स। ठीक है, और एक पढ़ना है इनर प्लैनेट्स, या टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स भी कहते हैं उनको। तो जोविन प्लैनेट्स कौन से होते हैं? जो जुपिटर लाइक होते हैं। ठीक है, जुपिटर के बाद आते हैं। और टेरेस्ट्रियल क्या होते हैं? मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स वाले प्लैनेट्स। ठीक है, अब आपको पता होना चाहिए कि जोविन प्लैनेट्स में जो सोलर रेज है, सोलर विंड्स है, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि टेरेस्ट्रियल पे जो है उन पे सोलर विंड्स का क्या असर पड़ता है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेयर जो है वो कहाँ पर है। ठीक है, तो बहुत किचपिच हो गया। तो आपको पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेयर कहाँ है, एटमॉस्फेयर कहाँ कहाँ है। ठीक है, फिर आपको कुछ पता होना चाहिए कि जो मून्स हैं वो सबसे ज़्यादा किस पे हैं, क्या वो जुपिटर पे हैं या वो सैटर्न पे हैं। ठीक है, जुपिटर पे हैं या सैटर्न पे, मैक्सिमम मून्स किसके पास है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, एनसीईआरटी से मत देखिए क्योंकि एनसीईआरटी में आउटडेटेड डेटा है। आप न्यू स्टडी देखिए, उसमें देखिए कि इन दोनों में से किसके पास है, और आप गूगल करिए इसको। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आ सकता है। तो नेक्स्ट, उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फॉर्मेशन ऑफ मून। अब मून कैसे फॉर्म होता है? तो आपने कुछ एनसीईआरटी में एक टर्म पढ़ी होगी जिसका नाम है बिग स्प्लैट इवेंट। ठीक है, कुछ थ्योरीज ऐसी हैं, वो कहता है कि जो पैसिफिक ओशन है वहाँ से कोई चीज़ कोलाइड हुई और वो हमारा मून बनाती है। ठीक है, इसलिए पैसिफिक ओशन में इतना बड़ा डिप्रेशन है। ठीक है, तो मून ऐसे बना। उसके बाद आपने अगर टर्म पढ़ी होगी, टर्म क्या पढ़ी होगी, आपने पढ़ा होगा कि ये बना था 4.4 बिलियन ईयर्स पहले। ठीक है, तो बस इतना याद होना चाहिए फॉर्मेशन ऑफ द मून से लेके। और मून, एक और आपने टर्म पढ़ी होगी, इसका नाम है डम्बल शेप बॉडी, कि मून एक डम्बल शेप बॉडी है। ठीक है, बस ये बताना चाहिए इसके बारे में और कुछ नहीं। उसके बाद लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर कैसे कैसे बनते हैं, ये भी एनसीईआरटी में गिवन है। ठीक है, तो लिथोस्फीयर कैसे बनता है कि अलग अलग डेंसिटी के एलिमेंट्स, ठीक है, जब कंडेंस होंगे तो अलग अलग लेयर्स बनाएंगे, तो वही हमारे लिथोस्फीयर के रूप में बन जाती है। सबसे ज़्यादा डेंस चल जाता है कोर में, उससे कम डेंस रहता है हमारा मेंटल में, और सबसे ऊपर जो सबसे हल्की वाली लेयर है वो क्रस्ट हो जाती है। ठीक है, उसके बाद देखो एटमॉस्फेयर कैसे बना। तो आपको पता होना चाहिए कि एटमॉस्फेयर का फॉर्मेशन कैसे है। तो सबसे पहले क्या था, सबसे पहले जो हमारा प्रीमोर्डियल एटमॉस्फेयर था, सबसे पुराना एटमॉस्फेयर, वो वाइप आउट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो अगला एटमॉस्फेयर बनता है वो कैसे बनता है? वॉल्केनिज्म के थ्रू। कुछ बहुत सारी वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ होती है हमारे प्लानट पे,
जिसकी वजह से बहुत सारी गैसेज रिलीज होती हैं। ठीक है, इस फिनोमेना को डी गैसिंग भी कहते हैं। ठीक है, डी गैसिंग का मतलब वोल्केनो से गैसेज रिलीज होना। ठीक है, और उसके बाद लास्ट हमारा थर्ड इवेंट पे हमारा बनता है जो हमारा प्रेजेंट एटमॉस्फेयर है। यूपीएससी का क्वेश्चन आया था कि जो हमारा सबसे पुराना वाला एटमॉस्फेयर था इसमें ऑक्सीजन के लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई थे, तो ये गलत है। इस समय ऑक्सीजन के लेवल्स बहुत ही कम थे। इस समय CO2, हाइड्रोजन और हीलियम के लेवल्स बहुत ज़्यादा हाई थे, ये बताना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको बताना चाहिए कि ओरिजिन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ कैसे हुई है। ठीक है, तो कैसे हुई ओरिजिन ऑफ लाइफ आप बताइए। तो सबसे पहले हाइड्रोजन और हीलियम थे। ठीक है, उसके बाद हाइड्रोजन हीलियम सोलर विंड्स के कारण हट जाते हैं एटमॉस्फेयर से और यहाँ पर शुरू होती है कूलिंग ऑफ अर्थ। ठीक है, ये कूलिंग ऑफ अर्थ कैसे होती है? थ्रू डी गैसिंग, वही फिनोमेना वोल्केनिज्म वाला। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जब डी गैसिंग हो रहा होता है तो यहाँ पर होता है CO2 और H2O मिलते हैं और ये प्रेसिपिटेशन करते हैं। इस प्रेसिपिटेशन से क्या होता है कि जो CO2 होता है वो डिज़ोल्व हो जाता है हमारे ओशंस में और यहीं से हमारी जन्म लेती है लाइफ। ठीक है, प्लेनेट पे लाइफ आती है हमारे। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट फर्स्ट जो सेकंड चैप्टर है ये हो गया हमारा एक्टिव रिकॉल। ठीक है, तो देख लेते हैं इसमें और क्या क्या है। और आपको इसमें पता होना चाहिए टाइम स्केल। ठीक है, तो जैसे आपको पता होना चाहिए कि पहले कैम्ब्रियन आता है, उसके बाद ओर्डोविशियन आता है, उसके बाद सिलूरियन आता है, फिर डेवोनियन आता है, फिर कार्बोनिफेरस आता है। ठीक है, उसके बाद परमियन आता है। तो COS DCP। ठीक है, ये है पैलियोजोइक पीरियड में, पैलियोजोइक एरा में COS DCP ये पीरियड है। ठीक है, तो सीक्वेंस वाइज याद होना चाहिए आपको। सबसे पहले कैम्ब्रियन, फिर ओर्डोविशियन, फिर सिलूरियन, फिर डेवोनियन, फिर कार्बोनिफेरस और फिर लास्ट में परमियन। वैसे आपको जो सीनोजोइक है उसके भी याद होना चाहिए एपोक, जैसे पियोम मैं से याद रखता हूँ PEOM पैलियोसीन, ईओसीन, ओलिगोसीन, मियोसीन और लास्ट में प्लायोसीन। और उसके बाद आपके दो आते हैं प्लाइस्टोसीन और लास्ट में होलोसीन। तो अगर आप ऐसे याद रखेंगे तो भाई चैप्टर से कुछ क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकता है। ठीक है, एकदम आपको खटाखट याद होनी चाहिए इन सब चीज़ें। ठीक है, देखो मुर्गा भी आवाज़ान दे रहा है, क्या ही टाइम है, क्या ही टाइम उठता है ये भी। ठीक है, अगला है हमारा चैप्टर इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ये है चैप्टर नंबर 3। तो इसमें जो सबसे पहला है वो है सोर्सेज ऑफ इन्फॉर्मेशन की इन्फॉर्मेशन मिलती कैसे है इंटीरियर के बारे में। तो आपने दो चीज़ें पढ़ी होगी इसमें, कुछ इसमें डायरेक्ट सोर्सेज होते हैं। ठीक है, इसमें कुछ हमारे इनडायरेक्ट सोर्सेज भी होते हैं। ठीक है, डायरेक्ट सोर्सेज में हमारे क्या क्या आ जाते हैं? रॉक्स आ जाते हैं। ठीक है, कुछ वॉल्केनिक इरप्शंस आ जाते हैं। ठीक है, और डायरेक्ट ओशन ड्रिलिंग आ जाती है। यहाँ आपने एक प्लेस पढ़ी होगी ड्रिलिंग के रूप में, कोला डीप। ठीक है, कोला डीप कहाँ पर है? रशिया में है। ठीक है, डीपेस्ट ड्रिलिंग है NCERT के अकॉर्डिंग। उसके बाद हम इनडायरेक्ट सोर्सेज पा जाते हैं। इनडायरेक्ट सोर्सेज हमें कैसे मिलते हैं? इनडायरेक्ट सोर्सेज हमें मिलते हैं मीटियोर से। ठीक है, ग्रेविटेशनल एनॉमली से, सीस्मिक वेव से, इन सब चीज़ों से हमें इनडायरेक्ट सोर्सेज मिलते हैं अबाउट इंटीरियर ऑफ द अर्थ। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या है? सडन रिलीज ऑफ एनर्जी है। ठीक है, बस ये अर्थक्वेक के बारे में कि एक जो जहाँ से स्टार्ट होता है उसे कहते हैं हम फोकस या हाइपोसेंटर। जो अर्थ के सरफेस पे पॉइंट होता है उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसको कहते हैं हम एपी सेंटर। ठीक है, यहाँ से एनर्जी रिलीज होती है। उसके बाद हम आते हैं वेव्स पे। तो वेव्स कैसी होती है हमारी? 3 तरह की वेव्स होती हैं। होती है तो 2 तरीके की हैं, एक होती है सरफेस वेव्स और दूसरी क्या होती है? बॉडी वेव्स। तो सरफेस वेव्स के टाइप होते हैं P वेव्स, S वेव। बॉडी वेव्स क्या होती है? L वेव्स। सरफेस वेव P वेव सबसे फर्स्ट स्ट्राइक करती हैं। ठीक है, ये सारे मीडियम्स में ट्रैवल करती हैं और टू एंड फ्रो ट्रैवल करती हैं। सरफेस वेव्स क्या होती हैं? सिर्फ सॉलिड से ट्रैवल करती हैं। ठीक है, और ये सेकंड टाइम पे अराइवल होता है इनका और ये परपेंडिकुलर टू द वेव प्रोपोगेशन पे ट्रैवल करती है। उसके बाद L वेव जो होती हैं सबसे मोस्ट डिस्ट्रक्टिव होती हैं। ठीक है, बस ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद शैडो जोन्स पता होना चाहिए आपको कि P वेव्स और S वेव्स जो हैं शैडो जोन बनाते हैं, जिसमें S वेव का शैडो जोन जो होता है वो P वेव से थोड़ा ज़्यादा होता है क्योंकि S वेव जो है वो सिर्फ सॉलिड से ट्रैवल करती हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पे। तो स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ में आपको क्या पढ़ना है? वही पढ़ना है, लेयर्स पढ़नी है, क्रस्ट, मेंटल और कोर। आपको इतना पता होना चाहिए जो मेंटल में है एक लेयर जिसे कहते हैं हम एस्थेनोस्फेयर। इस एस्थेनोस्फेयर से हमारा मैग्मा बाहर आता है। ठीक है, सेमी सॉलिड लेयर होती है ये, बस इतना पता होना चाहिए। एस्थेनोस्फेयर से हमारा मैग्मा बाहर आता है। उसके बाद आपको कुछ इसमें डिसकंटिन्यूटीज़ पता होनी चाहिए जो कि शायद NCERT में गिवन नहीं है। तो मैं आपको ऐसे याद रखता हूँ कि CMRGL सबसे पहले डिसकंटिन्यूटी, कॉनरेड, फिर मोहो, फिर रेपिटी, फिर गुटेनबर्ग और फिर लास्ट में लेमन। तो CMRGL ऐसे याद रखो आप डिसकंटिन्यूटीज़। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम वॉल्केनोज पे। तो वॉल्केनोज क्या होता है कि सडन एरप्शन हो जाएगा किसी
मैग्मा का। तो इसमें कुछ टाइप्स होते हैं वोल्केनोज के, जैसे क्या क्या होता है टाइप्स होते हैं शील्ड वोल्केनोज, ठीक है, शील्ड वाले वोल्केनोज हो गए, उसके बाद हमारे कॉम्पोजिट वोल्केनोज हो गए, और उसके बाद हमारे काल्डेरा टाइप हो गया, और लास्ट में हमारा एनसीईआरटी में गिवन है फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस। इसमें एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो सबसे एक्सप्लोजिव होते हैं वो होता है काल्डेरा टाइप। शील्ड वोल्केनोज एंट हिल जैसे होते हैं, बहुत ही कम स्टीप होते हैं, ठीक है। कॉम्पोजिट वोल्केनोज 2 या 3 मटेरियल से बने होते हैं। काल्डेरा सबसे एक्सप्लोजिव होते हैं। फ्लड बेसाल्ट हमारा डेक्कन लेवल प्लेट्यू की तरह होता है, ठीक है, जैसे हमारा डेक्कन प्लेट्यू बना है ना, वैसे ही हमारा फ्लड बेसाल्ट प्रोविंसेस होते हैं। उसके बाद हम देखते हैं वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स को, ठीक है। तो वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स क्या क्या है इसमें, तो आपको पता होना चाहिए। वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स जो इंटीरियर में होते हैं उन्हें कहते हैं प्लूटोनिक, है ना, प्लूटोनिक। और जो सरफेस पे आ जाते हैं लैंडफॉर्म्स उसे हम क्या कहते हैं, वॉल्केनिक। अब आपको इसमें पता होना चाहिए, तो हट भाई, इसमें आपको पता होना चाहिए कि कुछ वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स, जैसे बैथोलिथ क्या होता है, ठीक है, बैथोलिथ क्या होता है, उसके बाद लैकोलिथ क्या होता है, उसके बाद फैकोलिथ क्या होता है, ठीक है, उसके बाद लोपोलिथ क्या होता है, डाइक क्या होता है, सिल क्या होता है, ठीक है। बैथोलिथ क्या है, वही मैग्मा जहाँ से आ रहा है उसको, उस पूरे एरिया को बैथोलिथ कहते हैं। लैकोलिथ क्या होता है, जैसे मैंने सी से याद करा है कि ये सी से ऐसा डोम शेड होता है। फैकोलिथ कोई चीज़ फेंक रहे हैं तो कैसे फेंकेंगे, ऐसे, ठीक है, सीनोसीडल में, तो फैकोलिथ ऐसा होता है कुछ, ठीक है, सॉसर शेप्ड। उसके बाद लोपोलिथ ये होता है ऐसे सॉसर शेप्ड ऐसा वाला। डाइक क्या होता है, ऐसे स्टैंडिंग वर्टिकल, और सिल क्या होता है, ऐसा हॉरिजॉन्टल। बस इतना आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा हो गया 3rd चैप्टर भी रिवाइज। देख रहे हो कैसे जल्दी जल्दी रिवाइज होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स पे। तो सबसे पहले इस चैप्टर में पढ़ना है हमें कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। तो आपको पता होना चाहिए 1912 में हमारे महान एक इंसान थे जिनका नाम था वैगनर, वो अपनी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी देते हैं। वो कहते हैं कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, ड्रिफ्ट कर रहे हैं, कॉन्टिनेंट्स चल रहे हैं। कौन बोलता है, ये वैगनर साहब, ठीक है। इनके कुछ ये एग्जांपल्स देते हैं कि जिग्सॉ फिट है, ठीक है, कुछ टिलीट डिपॉजिट्स मिले हैं हमको, उसके बाद कुछ प्लेसर डिपॉजिट्स मिले हैं, ठीक है, उसके बाद कुछ हमें फॉसिल्स मिले हैं। ये सब बोल बोल के ये बोलते हैं कि हाँ भाई कॉन्टिनेंट जो है वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कुछ फर्दर स्टडिंग्स होती हैं, फाइंडिंग्स होती हैं, उससे हमें पता चलता है कि एक और थ्योरी आती है, इसका नाम है CCT, कन्वेक्शनल करंट थ्योरी, जो कि कौन देते हैं, वो देते हैं आर्थर होम्स, ठीक है। 1930s के आसपास आर्थर होम्स अपनी CCT देते हैं। ये कहते हैं कि नहीं भाई कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट नहीं कर रहे हैं, कन्वेक्शन करंट्स की वजह से कॉन्टिनेंट्स ड्रिफ्ट कर रहे हैं, ठीक है। कन्वेक्शन करंट्स की हमारे अर्थ के सरफेस के नीचे जो है वो कन्वेक्शन करंट्स हैं, ठीक है, लावा वगैरह के, जो कि हमारे कॉन्टिनेंट्स को मूव कराते हैं। ये बोल के गए CCT। उसके बाद आए हैरी हेस बोलते हैं नहीं भाई ऐसे कुछ नहीं हो रही है, सी फ्लोर स्प्रेड हो रही है, कि जो हमारा सी फ्लोर है वो ही स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। ये किसकी थ्योरी थी, हैरी हेस की, ठीक है। और उसके बाद इन सब स्टडीज से पता चला कि हमारे ओशन कन्फिग्रेशन जो है वो बहुत कॉम्प्लेक्स है। जैसे हमारे पास सरफेस में माउंटेन्स होते हैं हमारे पास, वैसे ही डीप सी पे भी माउंटेन्स होते हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि कुछ कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है, कुछ शेल्फ ब्रेक होता है, उसके बाद कुछ कॉन्टिनेंटल स्लोप होता है, उसके बाद हमारे एबेसल प्लेन्स होते हैं, ठीक है, डीप सी ट्रेंचेस भी होते हैं, और बीच बीच में माउंटेन्स भी होते हैं, गुयर्ट्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये हमें पता चला ओशन फ्लोर कन्फिग्रेशन से। उसके बाद आई प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी थी, 1960s के आसपास आती है, ठीक है। ये क्या कहती है कि नहीं, ना ही कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं, ना ही सी फ्लोर स्प्रेड हो रहा है, ना ही ओशन, ना ही कन्वेक्शन करंट जैसा कुछ है, ठीक है। ये बोलता है कि देखो भाई हर कोई भी चीज़ मूव कर रही है उसका कारण है प्लेट्स। अर्थ जो है बहुत सारी प्लेट्स से मिलकर बनी है, जो कि 2 तरह की होती हैं, एक होती है माइनर प्लेट्स और एक होती है हमारी मेजर प्लेट्स। तो माइनर प्लेट्स कौन कौन सी है बस आपको याद रख लो, बाकी मेजर तो पता चल जाएगी। तो माइनर प्लेट है जैसे अरेबियन प्लेट, ठीक है, अरेबियन माइनर प्लेट है। और माइनर प्लेट क्या है, जैसे कोकोस प्लेट और फिजी प्लेट और फिलीपींस प्लेट, ठीक है, और नस्का प्लेट। ये कुछ माइनर प्लेट्स के एग्जांपल्स हैं, ठीक है। ये प्लेट्स जो हैं माइनर है और बाकी जो बच गई वो सब मेजर प्लेट्स हैं। तो प्लेट टेक्टोनिक्स बोलती है कि ये प्लेट्स मूव कर रही हैं जिसकी वजह से कॉन्टिनेंट्स मूव कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अर्थक्वेक्स एंड वॉल्केनस डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसी से कंसर्न जो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है, ठीक है, आपने देखा होगा कि ऐसा कुछ, ये एशिया हो गया, इधर अमेरिका हो गया, यहाँ पर एक रिंग ऑफ फायर है, ठीक है, ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर है जहाँ पर बहुत सारी प्लेट्स जो हैं कन्वर्ज होती हैं, ठीक है। इस एरिया में हमको मैक्सिमम अर्थक्वेक्स और मैक्सिमम वॉल्केनस देखने को मिलते हैं। वो इसी वजह से है क्योंकि यहाँ पर प्लेट टेक्टोनिक्स काम करती है, ठीक है। तो प्लेट मूवमेंट कैसा होता है आपको पता होना चाहिए। प्लेट बाउंड्रीज क्या क्या होती है पहले, ठीक है, कुछ कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज होती है जो कि 2 प्लेट्स कन्वर्ज कर रही होती है,
उसके बाद कुछ डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है, दो प्लेट्स डाइवर्ज करती हैं। उसके बाद कुछ ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्रीज भी होती हैं, दो प्लेट्स एकदम एक दूसरे के सट के चलती हैं, ठीक है, ये बाउंड्रीज हो गई। प्लेट मूवमेंट कैसा होता है? प्लेट मूवमेंट ऐसा होता है कि यही तो होता है बाउंड्रीज, कन्वर्जेंट प्लेट मूवमेंट्स, डाइवर्जेंट प्लेट मूवमेंट्स एंड ट्रांसफॉर्म प्लेट्स मूवमेंट, इसे कहते हैं प्लेट मूवमेंट्स, ठीक है। उसके बाद हमें देखना है कि इंडियन प्लेट, ठीक है। अब देखो इंडियन प्लेट क्या है, तो आप सबको पता होगा कि इंडिया जो है वो पहले यूरेशिया का पार्ट नहीं था, इंडिया कहीं नीचे था, ठीक है, और ऊपर यूरेशिया था, ठीक है। उसके बाद लगभग 71 मिलियन ईयर्स के आसपास इंडिया जो है वो ऊपर जाने लगा, ठीक है, इंडियन प्लेट ऊपर जाई और जाके कोलाइड करी किससे? यूरेशिया से, और यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ हिमालय की 3 रेंजेस का, ठीक है। तो ये इंडियन प्लेट ऐसे जा रही है और इंडियन प्लेट अभी भी क्या कर रही है? यूरेशियन प्लेट के नीचे सबडक्ट कर रही है, ठीक है, और जिसकी वजह से एनसीईआरटी में लिखा है कि जो हाइट है हिमालयस की वो अभी भी राइज हो रही है, ठीक है, वो अभी भी इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो ये हमारे धड़ाधड़ एकदम 3 चैप्टर्स हो गए एक्टिव रिकॉल, ठीक है। अगर आपको अच्छा लगा तो मैं आगे भी कंटिन्यू करूँगा इसको, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।